स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन एजुकेशन सिस्टम हिंदी में। ठीक है प्यारे मित्रों, ये जो चैनल मैंने बनाया है, यहाँ पर हम जो भी पढ़ेंगे बेसिक से पढ़ेंगे। जब भी कोई क्लास आएगी सबसे पहले उसका कंटेंट यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज चलते हैं विषय सूची को देख लेते हैं। विषय सूची को दिखाने से पूर्व मैं आपको कहना चाहूँगी, चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो बंधु, यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिंदी भाषा का इतिहास देखने वाले हैं, इसके बाद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को देखेंगे, फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को, अपभ्रंश को देखना है, अवहट्ट को देखना है, इसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को देखना है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास देखना है, हिंदी भाषा का विकास क्रम देखेंगे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति देखने वाले हैं, प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक या आरंभिक हिंदी, आदिकालीन हिंदी हम देखने वाले हैं। फिर ये देखने के बाद आदिकालीन हिंदी के साथ ही आप देखेंगे कि मध्यकालीन हिंदी। ठीक है, मध्यकालीन आर्य भाषा और प्राचीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा एक अलग चीज है। ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम बताने वाले हैं बंधु कि हम ये भी देखेंगे कि आदिकालीन हिंदी या प्राचीन या पुरानी हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, आरंभिक हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक कालीन हिंदी, फिर हिंदी का योगदान भारतीय युग में कैसा रहा, हिंदी का रूप भारतीय युग में कैसा रहा, भारतीय युग से पूर्व कैसा रहा, द्विवेदी युग में कैसा उसका प्रारूप रहा, छायावादी, प्रगतवादी, प्रयोगवादी में, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्लास को, और क्लास को पूरा देखेंगे क्योंकि यहाँ हमने बेसिक से स्टार्ट किए हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी भाषा का इतिहास से संबंधित कुछ। हाँ, इसके बाद हम कुछ प्रश्नोत्तर भी देखेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर भी देखने वाले हैं। हो सकता है प्रश्नोत्तर को मैं अगले सेशन में रखूँ या कोशिश करूँगी इसी सेशन में रखने के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी भाषा विश्व की प्राचीन भाषाओं में से एक है, जो विश्व में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 57% जनसंख्या हिंदी जानती है। अब हम आगे आते हैं तो हम ये जानते हैं कि भारत के अलावा हिंदी और उसकी बोलियों विश्व के अन्य देशों में भी बोली व लिखी जाती हैं, जैसे कि मॉरिशस, नेपाल, गयाना, फिजी और संयुक्त अरब अमीरात में भी हिंदी भाषी लोगों की बड़ी संख्या मौजूद है। अब जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह हिंदी ईरानी शाखा के आर्य भाषा उपशाखा के अंतर्गत वर्गीकृत है। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमें देखते हैं कि ध्वनि के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं को दो वर्गों में यानी शतम और केतुम में विभाजित किया गया है, जिसमें हिंदी शतम शाखा के अंतर्गत आती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हिंदी किस शाखा के अंतर्गत आती है ध्वनि के आधार पर, तो हिंदी शतम शाखा के अंतर्गत आती है। फिर आगे हम देखते हैं कि भारत में मुख्य रूप से द्रविड़ भाषा परिवार तथा आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण में तथा आर्य भाषा परिवार उत्तर में प्रचलित है। तो ये भी इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। आगे चलते हैं कि भारतीय आर्य भाषाओं को 3 कालों में बांटा गया है, जहां पर हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व, कहीं कहीं आप देखेंगे 2000 से 1000 ईसा पूर्व रहता है। ठीक है, कहीं कहीं आप देखेंगे कि 2000 से 800 ईसा पूर्व रहता है। तो अलग अलग पुस्तकों में इसके तथ्य अलग अलग दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ 1500 से 500 ईसा पूर्व। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 500 से 1000 ईसा पूर्व, और फिर इसके बाद प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय 1000 से अब तक माना गया है। अब हम आगे चलते हैं तो भारतीय आर्य भाषा को देखते समझते हैं पहले। तो पहले आता है इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इस काल में वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत का प्रचलन था। इस काल को भी 2 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित हैं। पहले आती है वैदिक संस्कृत, जिसको छांदस भी कहा गया है। 1500 से 1 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, इस काल में इसका समय काल है। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी जो वैदिक संस्कृत में है। देखो यहाँ पर केवल परीक्षोपयोगी वर्णन ही आपको दिखाए जा रहे हैं। और आगे लौकिक संस्कृत की बात करें तो ये शुद्ध संस्कृत है। इसका समय काल 1000 से 500 ईस्वी पूर्व तक है। इस काल में पुराण, अथर्ववेद, उपनिषदों तथा विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है जो लौकिक संस्कृत में हुई है। आगे जब बात करते हैं इसके मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की शुरुआत कैसे होती है, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को भी 3 काल में 3 भाषाओं में विभाजित किया गया। ठीक है, आप जाते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, और वहीं पर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा गया है। तो आगे चलते हैं तो पहले आता है प्रथम प्राकृत, या इसी को पाल भी कहते हैं। तो प्रथम प्राकृत काल में देखते हैं, इसका समय काल 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व है।
भारत की प्रथम देश भाषा है। बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही हैं। इसे मागधी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अब जब आगे बात करते हैं कि द्वितीय प्राकृत काल या इसको प्राकृत भी कहा गया है, 1 ईसा पूर्व से 500 तक इसका समय काल है। तो इसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश एवं सभी जैन साहित्य प्राकृत भाषा में हैं। उस समय सामान्य बोलचाल की भाषा थी, इसमें व्याकरण का अभाव था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब आगे हम बात करते हैं तृतीय प्राकृत काल की, तो इसका जो समय काल है 1 ईस्वी से, मतलब इसका अपभ्रंश काल है। इसका समय काल जो माना गया है, इसके 2 प्रारूप हमारे सामने निकल कर आते हैं। एक अपभ्रंश है जो कि 500 से 1000 ईसा तक, और दूसरा है अवहट्ट है जो कि 900 से 1100 ईस्वी तक है माना गया है। ठीक है, अब सबसे पहले अपभ्रंश की बात कर लेते हैं। तो अपभ्रंश जो है 500 से 1000 ईस्वी तक इसका समय काल माना गया है। इस भाषा में साहित्य का आरंभ स्वयंभू कवि के द्वारा 8वीं शती में हुआ। इस काल में प्रमुख रचनाकार स्वयंभू हैं, जिनका ग्रंथ पौमचर्य हुए, धनपाल का भविष्यत कहा है, पुष्पदंत का जसहर चर्यु, महापुराण, सरहपा, कणहपा इसके इत्यादि जो है कि इन्होंने अपभ्रंश भाषा में रचनाएं रची हैं। अब जब आगे चलते हैं बंधु, तो अपभ्रंश से विकसित हुई कुछ भाषाएं हमारे समक्ष निकल कर आती हैं। तो हम देख लेते हैं कि अपभ्रंश के रूप कौन हैं और उससे विकसित भाषाएं कौन हैं, आधुनिक भाषाएं, और इसकी बोलियां हमने अलग से रखा है। ठीक है, बोलियों को यहाँ पर हमने समाहित नहीं किया है। तो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी आती है। ठीक है, इन भाषाओं का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया का विकास हुआ है। खस से पहाड़ी का विकास हुआ है, पहाड़ी हिंदी का, और ब्राचड़ से पंजाबी या लहंदा का विकास हुआ है, और महाराष्ट्री से मराठी हिंदी का विकास हुआ है। अब जब हम आगे आते हैं तो वहीं पर अवहट्ट के रूप को देखते हैं। तो अवहट्ट जो है अपशब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का परिवर्तित रूप माना जाता है। इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा। इस काल के प्रमुख रचनाकार अब्दुल रहमान, यानी जिनका संदेश राशक अब्दुल रहमान कहेंगे, अब्दुल रहमान भी आता है, ग्रंथ है। दामोदर पंडित का उक्त व्यक्ति प्रकरण है जो कि अवहट्ट भाषा में है। ज्योतिषर ठाकुर का वर्णरत्नाकर है, और विद्यापति का कीर्तलता इत्यादि रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं अवहट्ट भाषा में। अब हिंदी भाषा के इतिहास को हम देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा का जब आधुनिक आर्य भाषा के रूप में हम चलते हैं, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भी 3 भागों में ही बांटा गया है। जहाँ पर हम देखते हैं पहले हमें प्राचीन हिंदी मिलती है, जिसका समय काल 1100 से ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। अब यहाँ पूर्व आपको नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पूर्व आपको नहीं लगाना, ये चीज़ आप ध्यान रखना, केवल ईस्वी आपको लगाना है कि 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक है। फिर मध्यकालीन हिंदी का समय काल है जो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी है, और आधुनिक हिंदी का जो समय काल माना गया है वो 1850 से अब तक चल ही रही है। अब इस प्रकार हमने हिंदी भाषा के इतिहास को समझा, और आगे हम देखेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति बंधु कैसे हुई है। तो जब हम हिंदी भाषा की उत्पत्ति और उसका विकास देखते हैं, तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूल रूप से सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। वैसे तो हिंदी भाषा की आदि जननी संस्कृत मानी जाती है। हिंदी संस्कृत प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश अवहट्ट से गुजरती हुई हिंदी का रूप ले लेती है। अब आगे देखते हैं कि हिंदी भाषा को 5 उपभागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत 17 बोलियां भी समाहित हैं। अब जब आगे चलते हैं तो हिंदी भाषा का विकास क्रम देख लेते हैं। तो विकास क्रम जो है, तो पहले संस्कृत आती है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी, ये सब हमारे सामने निकल कर आते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो हिंदी भाषा के विकास को जानने से पहले हम यह भी देख लेते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति बंधु कैसे हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंध शब्द से हुई है। सिंधु का तात्पर्य सिंधु नदी से है। जब ईरानी उत्तर पश्चिम से होते हुए भारत आए, तब उन्होंने सिंधु नदी के आसपास में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। ईरानी भाषा में सा को हा तथा धा को दा में उच्चारित किया जाता था। इस प्रकार यह सिंधु से हिंद बना तथा हिंद से हिंद बना, फिर कालांतर में हिंद से हिंदी बना, जिसका अर्थ होता है हिंद का, यानी हिंद देश के निवासी। बाद में यह शब्द हिंदी की भाषा के अर्थ के रूप में उपयोग होने लगा।
अब यहाँ पर कई लोगों का सवाल होता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो आपको बता दें कि हिंदी शब्द वास्तव में बंधु फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है हिंद देश के निवासी। अब आगे हम हिंदी भाषा का विकास देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हिंदी भाषा के विकास क्रम को भी 3 वर्गों में ही बांटा गया है। पहले आता है प्राचीन हिंदी, जिसका समयकाल 1100 से 1400 ईस्वी है। मध्यकालीन हिंदी, जिसका समयकाल 1400 से 1850 है। और आधुनिक हिंदी, जिसका समयकाल 1850 से अब तक हम देख ही रहे हैं। आगे बात करते हैं प्राचीन या पुरानी हिंदी, जिसको आरंभिक या प्रारंभिक हिंदी, जिसको आदिकालीन हिंदी भी कहा गया है। तो प्राचीन हिंदी से अभिप्राय अपभ्रंश अवहट्ट के बाद की भाषा से है। यह काल हिंदी भाषा का शिशु काल था। यह वह काल था जब अपभ्रंश अवहट्ट का प्रभाव हिंदी भाषा पर बचा हुआ था और हिंदी की बोलियों के निश्चित और स्पष्ट रूप विकसित नहीं हो पाई थी। अब जब बात करते हैं मध्यकालीन हिंदी की, तो मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया और उसकी प्रमुख बोलियों का विकास होने लगा था। इस अवधि के दौरान भाषा के 3 रूप उभरे, ब्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोली। ब्रजभाषा और अवधी का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ। आगे बात करते हैं तो सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई आदि ने ब्रजभाषा को साहित्य विकास में अमूल्य योगदान दिया। इनके अलावा कबीर, नानक, दादू साहिब आदि ने खड़ी बोली के मिश्रित रूप का प्रयोग साहित्य में करते रहे। अब बंधु आगे बात करते हैं जब, तो आधुनिक कालीन हिंदी आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदी के आधुनिक काल तक ब्रजभाषा और अवधी बोलचाल तथा साहित्यिक क्षेत्र से दूर हो गई थी। 19वीं सदी के मध्य तक भारत में ब्रिटिश सत्ता का सबसे बड़ा विस्तार हो चुका था। जब ब्रजभाषा और अवधी का साहित्यिक रूप आम भाषा के से दूर हो गया, तो उनके बदले धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रयोग शुरू हुआ और ब्रिटिश सरकार ने भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब जब आगे बात करते हैं तो हिंदी के आधुनिक काल में एक ओर उर्दू, दूसरी ओर ब्रजभाषा के प्रचार के कारण खड़ी बोली ने को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ा। 19वीं शताब्दी तक कविता की भाषा ब्रजभाषा थी और गद्य की भाषा खड़ी बोली थी। 20वीं शताब्दी के अंत तक खड़ी बोली गद्य और कविता दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई थी। आगे बात करते हैं तो विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने इस युग में खड़ी बोली की स्थापना में बहुत मदद की। परिणाम स्वरूप खड़ी बोली साहित्य की प्रमुख भाषा बन गई। अब जब आगे बात करते हैं तो यहीं पर हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी में खड़ी बोली को हम 5 वर्गों में विभक्त करते हैं। अब हम देखते हैं कि आधुनिक हिंदी में, आधुनिक कालीन जो हिंदी हमारे समक्ष आती है, तो खड़ी बोली में उनका कैसा अस्तित्व देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया है कि पहले हम भारतीय युग, पूर्व भारतीय युग देखेंगे, फिर भारतीय युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवादी। तो सबसे पहले हम पूर्व भारतीय युग देख लेते हैं। तो खड़ी बोली का यह काल सन 1800 से प्रारंभ हुआ। खड़ी बोली गद्य के आरंभिक रचनाकाल तथा सुखलाल, मिसाल खां, लल्लू लाल जी, सदल मिश्र के नाम से उल्लेखनीय है। किस काल की खड़ी बोली उर्दू से, इस काल की, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इस काल की खड़ी बोली उर्दू से प्रभावित थी, ये होगा, यहाँ पर इस होगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब जब आगे बात करते हैं तो भारतीय युग देखते हैं। यह काल 1850 से 1900 के बीच का है। इस युग में हिंदी गद्य साहित्य की विविध विधाओं का ऐतिहासिक कार्य हुआ और सही मायने में हिंदी गद्य के बहुमुखी रूप का विकास हुआ। इस युग के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण जी हैं, राधाचंद्र गोस्वामी जी हैं, जगमोहन सिंह आदि हैं। इस काल में भी मुख्य रूप से कविताएं ब्रजभाषा में ही लिखी जाती थी। अब हम द्विवेदी युग में देखते हैं आधुनिक काल हिंदी का क्या प्रारूप निकल कर आता है, क्या स्वरूप निकल कर आता है। तो द्विवेदी युग 1900 से 1920 के बीच का काल है। इस काल में 1903 में आचार्य महाविश्व द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक का कार्यभार संभाला। वह सरल एवं शुद्ध हिंदी भाषा के प्रयोग के पक्षधर थे। इस काल में ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली का विवाद समाप्त हो गया और खड़ी बोली में सुंदर सुंदर कविताएं लिखी जाने लगीं और ब्रजभाषा अवसीमित होकर बोली रह गई और खड़ी बोली अब भाषा बन गई, जिसे हिंदी भाषा माना जाता है। इस काल के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। इनके अलावा श्याम सुंदर दास, पूर्ण सिंह गुलेरी जी आदि प्रमुख इसके कवि मान जाते हैं। बंधु, इसका हमने यहाँ पर बेसिक रखा है। इसका जो इम्पोर्टेंट और क्लास है वो पैड कोर्स वालों को हमारे गया है। यदि आपको लगता है कि आप इसका दोनों पार्ट देखना चाहते हैं, इसका दूसरा पार्ट भी हमारे पास है। ये इसका पहला पार्ट है, ये बेसिक का पहला पार्ट है।
तो छायावादी युग में हम देख लेते हैं कि छायावादी युग 1918 से 1936 के बीच हड़ताल है, जो कि खड़ी बोली हिंदी के साहित्यिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इस काल के प्रमुख कवि हमारे सामने आते हैं, प्रसाद जी हैं, बंचत जी हैं, पंतजी जी, निराला जी, वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी आदि देखने को मिलते हैं। अब जब प्रगतिवादी युग में हम देखते हैं तो प्रगतिवादी युग 1936 से 1946 के बीच का काल है। एक कविगण को न राष्ट्र की चिंता थी और न दीन दुखियों को कि उन्हें वास्तविक जीवन में निराशा दिखाई देती थी। दलितों, शोषित और अत्याचार पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, आर्थिक विषमताओं तथा शोषण का वर्णन करके कवि सामाजिक क्रांति का आह्वान करने लगे। इस काल के प्रमुख कवि के रूप में हमें मुंशी प्रेमचंद भी देखने को मिलते हैं और पंत जी हैं, निराला जी हैं और नरेंद्र शर्मा हैं, रामधारी दिनकर हैं, नागार्जुन जी हैं आदि देखने को मिलते हैं। आगे जब देखते हैं प्रयोगवादी कवि की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी का जो विकास हमें प्रयोगवादी में देखने को मिलता है। तो प्रगतिवादी युग 1943 से प्रारंभ हुआ। इस युग के प्रमुख कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन थे। अज्ञेय, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, धरण भारती आदि आते हैं। और हिंदी काव्य का विकास जो है हिंदी काव्य के विकास को आप विस्तृत रूप यहाँ पढ़ सकते हैं। और हिंदी साहित्य रचना का कार्यकाल आप 1150 के बाद से प्रारंभ हुआ। कैसे प्रारंभ हुआ, क्या वहाँ पर हुआ हिंदी के रूप का, ये सारी चीज़ें बंधु आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके आगे का जो हमारा PDF है वो इसके आगे का वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसका दूसरा पार्ट है जिसको पैड कोर्स वालों को हमारे जा चुका है। तो ये इसका बेसिक था, ठीक है, बेसिक हमने वहाँ नहीं दिया था। तो इस चैनल के माध्यम से जितनी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पहले से इसकी जानकारी होनी चाहिए तो वो यहाँ पर मैंने रखा है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर इस चैनल पर जो भी कॉन्टेंट अपलोड होगा उसका सबसे पहले विषय आपके समक्ष रखा जाएगा कि हम आज पढ़ने क्या वाले हैं। तो विषय को लगाकर देख करके आप समझ पाएंगे किस क्लास के अंतर्गत क्या आएगी। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें और एक छोटा सा कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या ये बेसिक बातें आपके समझ में आई या समझ से परे हैं। तो वीडियो के साथ बंद रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।